नमस्ते, मैं आद्या प्रसाद आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे इतिहास की कक्षा 6 की एनसीईआरटी किताब का तीसरा अध्याय, आरंभिक नगर, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो कुछ इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़े और ले गए, जिससे उन्हें रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्व स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। इन नगरों की क्या विशेषता थी? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों के भारत, गुजरात, हरियाणा स्थानों पर प्रायः मिले हैं। इन सभी स्थलों के पुरातात्विक को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जो जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थरों के बाट मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थरों के लंबे ब्लेड। इन नगरों की क्या विशेषता थी? इन नगरों में कई को 2 या 2 से अधिक से ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंट की बनाई जाती थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारें बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगरदुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतारने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया गया। शायद यहाँ विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कलीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यह भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र का भाग है, जहां विशेषतः मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, धौलावीरा, सुरकोतदा और सिंधु नदी की सहायक नदियां रावी, झेलम, चिनाब, हड़प्पा, रखीगढ़ी, कालीबंगा इत्यादि को दर्शाया गया है। आवश्यकता अनुसार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्नानागार। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। आगे बढ़ेंगे। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होते थे। घर के आंगन
के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी बनाए होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह-जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतों को बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यहाँ शासकों के लोग जो भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी जैसे आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हो। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजों बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। सुदूर देश की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। मोहनजोदड़ो की सड़कें और उससे बनी नालियां और ये आंगन में बना कुआं। बच्चों को खेलने वाले खिलौने। नगर और नए शिल्प। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को चीजें वहां मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे जैसे औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी गहने, बर्तन आदि बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके बाट फलक है। उदाहरण। आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन वाले किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तनों बनाते थे। उदाहरण। ये संभवतः 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी ईंट तथा फेयांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती। इनमें से अधिकांश वस्तुओं के निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। जो विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से तराशी गई, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम है। यह मूर्ति हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता।
हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों को प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे। फेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस के मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालन का उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनके फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते हैं। ध्यान देंगे, आयात का मतलब होता है खरीदना और निर्यात का मतलब होता है देना, बेचना। हड़प्पा के लोग तांबों का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि वे पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे को अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने में मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियों पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर में 3 भागों में बट गया। इसके हर हिस्से चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बन गई। इसके अंदर जाने के लिए एक बड़े बड़े प्रवेश द्वार बना थे। इस नगर में
एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के खड़े बड़े बड़े अक्षरों को प्राप्त पत्थरों में खोदा गया है। इन अनेक अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबने से बनी उनकी छाप मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बे या थैले को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उन्हें मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप छूटी हुई होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 वर्ष पहले का एक बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटे का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर की कच्चे आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई थी और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी या अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटों को पकने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इनके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों के अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियां सूखने का अवसर कुछ ही इलाकों में हुआ हो। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी कुछ हुआ हो, परिवर्तन का अवसर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व के दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद नए नगरों का विकास हुआ, जो इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। इस तरह अध्याय 3 समाप्त हुआ। धन्यवाद।